हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। तो जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसी में से ही हमने एसएसटी की क्लास लेके आए हूँ, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एसएसटी में क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। एक तो 4 मार्क का आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक 6 नंबर का आता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 6 नंबर में लॉन्ग ही पूछा जाए 6 नंबर का। यहाँ हो सकता है तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलाकर के एक साथ पूछ लिए जाएँ। यहाँ जरूरी नहीं है 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो, यहाँ पर 2-2 नंबर के मिलाकर के भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें भी पूछना है, क्योंकि वो एक करके नहीं आएगा, क्योंकि 2 नंबर का तो आता नहीं, तो 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट मतलब अति लघु देखेंगे और फिर लघु देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज की इस क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे। आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री से जब स्टार्टिंग होती है तो हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमारे रिपीटेड हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, जैसे इटली का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हर बार जरूरी आता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, इस चैप्टर से कौन से आने वाले हैं। तो हम अति के इस क्लास में हम अति के सभी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हो जाएगी उसमें हम लघु वाले देखेंगे। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ, यानी पूछा गया यूनाइटेड किंगडम जिसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, उसका गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। यानी जो आज के टाइम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, उसका गठन 1707 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया अर्नेस्ट रेनन कौन था, उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की। मतलब जो अर्नेस्ट जो था रेनन ये कौन था, उसने राष्ट्र की व्याख्या किस प्रकार से की, मतलब राष्ट्र क्या होता है। तो आंसर देखिए, अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के ही अर्थ को स्पष्ट किया था। राष्ट्र सम्मान, भाषा, नस्ल, धर्म क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। मतलब उसने एक विश्वविद्यालय में, सोर्बोन में एक विश्वविद्यालय में व्याख्या की थी राष्ट्र की। तो उसने बताया था कि राष्ट्र समान, भाषा, नस्ल, धर्म क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आगे देखो क्या और क्या बताता है कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा चरम बिंदु होता है, जिसमें गौरवशाली अतीत महान पुरुषों के नाम, योगदान, शक्ति शामिल होता है। यह सम्मान की पूंजी है जो राष्ट्र विचार आधारित होता है। इस राष्ट्र की एक बड़ी व्यापक एकता है जो अस्तित्व जन्म संग्रह पर निर्भर होता है। मतलब उसने राष्ट्र की व्याख्या की, किसी जात, धर्म, नस्ल की समानता को ही हम राष्ट्र नहीं कहते, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रही त्याग और निष्ठा की जो बिंदु होती है उन पर निर्भर होती है, और गौरवशाली अतीत महान पुरुषों की नाम और योगदान भी उसमें शामिल होते हैं। जैसे हम अपने भारत राष्ट्र की बात करें तो भारत सिर्फ आजकल के जो लोग हैं इनसे ही राष्ट्र नहीं बना है। हमारे प्राचीन काल से संघर्ष चले आ रहे हैं। हमारे देश में जो लोगों ने संघर्ष किया, देश को एकजुट बनाने के लिए, राष्ट्र की निर्माण की, तो वो हमारा एक राष्ट्र कहलाता है। सबकी सामूहिक पूंजी रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था महिला की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला कौन थी। यानी पूछा गया महिला की जो स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाई थी वो कौन महिला थी। तो बताया गया आंसर में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला लुइजे ऑटो पीटर्स थी। मतलब जो पहली महिला रही हैं जिन्होंने महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, उनका नाम था लुइजे ऑटो पीटर्स थी। वह राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका के बाद नारीवादी नामक राजनीतिक संगठन स्थापित किया। मतलब महिलाओं के लिए पत्रिका के बाद नारीवाद या राजनीतिक गठन का संगठन किया था, जिससे क्या हो महिलाओं के जीवन में स्थिति में परिवर्तन आ सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है। पूछा गया उदारवाद का क्या अर्थ है। देखो ये काफ़ी बार वर्ड आते हैं, एक रूढ़िवाद है, उदारवाद है, तो ये शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो समझिएगा, उदारवाद लैटिन भाषा के लेबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्र एवं कानून के समक्ष सबको समानता मिले। देखो उदारवादी लोग ऐसे होते हैं जो स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबको समान भाव की दृष्टि से देखते हैं। और रूढ़वादी क्या होते हैं, जो पिछली विचारधारा चली आ रही है वो रूढ़िवादी होते हैं। जैसे आज के समय कोई बात कर रहा है कि नहीं हमारा देश संविधान और कानून के समक्ष चलना चाहिए, लेकिन भाई एक व्यक्ति कहे नहीं हमारा देश जैसे पहले राजा महाराजा शासन कर रहे थे वैसे चलना चाहिए, तो जो पहले राजा महाराजा हैं जैसी बात शासन के लिए बात कर रहा है वो रूढ़िवादी हो गया, और जो आज कानून और स्वतंत्रता के समक्ष की बात कर रहा है तो वो उदारवादी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया 1789 में फ्रांस में किस शासन की व्यवस्था थी, उसका विरोध क्यों हुआ और कोई कारण नहीं। सीधी सी बात भाई पूछा गया कि जो फ्रांस की क्रांति वो किस कारण हुई और उस समय शासक कौन था।
तो आंसर देखिए 1789 में फ्रांस में राजतंत्रवाद शासन व्यवस्था थी। 1789 में वहाँ पर शासन कैसा था, लोकतांत्रिक ना होकर कैसा था, राजतंत्र था, यानी राजा का शासक था। आप लोगों को पता है जब पढ़ा है तो लुई 13वें 14वें 15वें 16वें इनके शासन चले आ रहे थे, तो वहाँ कैसा था, राजतंत्र था। आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहाली में पहुंच गई, जिसके चलते लोगों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। यहाँ क्या मतलब है आर्थिक कुप्रबंध, आपको पता है जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो राजा ने बहुत सारे खर्च कर लिए थे, राज्य की आय थी नहीं, इधर उधर युद्धों में भी विलीन था, तो जिस कारण क्या था, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और वहाँ के लोगों की दुर्दशा होती चली जाने लगी। फिर लोगों ने एक लंबे समय के चलते विद्रोह कर दिया था, जो आगे फ्रांस की क्रांति की घटना के नाम से जानी जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान की भावना प्राप्त की। मतलब ये बताना है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन से कदम उठाए थे जिससे क्या हुआ, फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान, मतलब एक सामूहिक पहचान निकली और लोगों में मतलब सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। तो सबसे देखो उठाए गए जो कदम थे उन्हें देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है। मतलब देखो ऐसी क्या व्यवस्था करी जिससे पूरा समाज एकजुट हो गया और सब में एकता समानता आ गई। तो देखो फर्स्ट, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुन लिया। देखो जैसे आज हमारे समय भारत में एक तिरंगा है, बात जब तिरंगे की आती है तो न कोई जात धर्म सब कुछ भूल करके हम एक देखते हैं कि ये सब हमारा है, तिरंगा हमारा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट, ऐसी सबके लिए एक भावना पैदा हुई। नेक्स्ट था स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। अब स्टेट जनरल था उसका नाम क्या कर दिया, नेशनल असेंबली, मतलब ये अब सबकी सभा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। आज के समय जब हमारा कोई भी शहीद होता है, कोई भी वीर शहीद होता है, वीरगति प्राप्त करता है, तो उससे गुणगान किए जाते हैं और काफ़ी चीज़ें की जाती है उसके सम्मान में। तो ये सब किया गया जिससे लोगों में एकता की भावना बढ़ी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ऑटोबान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। दो कार्ड लिखिए। हमसे ये पूछा है कि ऑटोबान बिस्मार्क ने ऐसे दो कार्ड ऐसे बता दिए जिस कार्ड उसे जर्मनी का एकीकरण का नायक का जनक कहा गया। तो देखिए ऑटोबान नंबर 1 दिया गया था, ऑटोबान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति पर चलकर जर्मनी के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। देखो ऑटोबान बिस्मार्क क्या था, उसने रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति से मतलब उससे ये था कि जर्मनी का एकीकरण करो, चाहे युद्ध करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो इसलिए उसने नीति अपनाई थी जिससे क्या हुआ, आगे चल के उसे जर्मनी का एकीकरण का जनक भी कहा गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बताया बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया पटल के एकीकृत दिशा को मजबूत किया था। आगे बताया जाता है कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया और वैश्विक पटल को एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। मतलब उसने कूटनीति अपनाई बिस्मार्क ने कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व को सबको एकाकी करके मतलब एक पक्ष में कर दिया, जिससे क्या हुआ उसे अपने जैसे जब युद्ध करना था तो जिससे क्या उसे कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो सके, इसलिए उसने प्रशा की शक्ति को मजबूत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कौन सी बात, अगर तुम अपने पड़ोसी से किसी से लड़ाई करनी है तो कोशिश ये की जाती है उसके पड़ोसी के जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों से उसे अलग कर दो, जब वो सबसे अलग पड़ जाएगा तो अकेला पड़ जाएगा। इस प्रकार से बिस्मार्क ने कूटनीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखो मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। इन राष्ट्रवादी लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों की एकता को सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित सांसद की राष्ट्र राज्य बनाने की प्रयास किया था। देखो बात यह थी कि जो जर्मनी में थी वहाँ लोगों में कैसी थी, राष्ट्र भावनाएं एकदम प्रबल थी, क्योंकि वहाँ के लोगों की भाषा ही एक जैसी थी, लोगों के रहन सहन विचार भी काफ़ी आपस में मिलते थे। तो जिस कारण का एकता तो उनकी पहले से, लेकिन जो पड़ोस के राजक थे वो इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। बाधा उत्पन्न से मतलब ये था कि जो अलग अलग शासक थे उन्हें लगता था अगर देश एकजुट हो जाएगा तो हम में से कोई एक शासक बनेगा तो हम के सबके शासन चले जाएंगे, और पड़ोस की शक्तियाँ ये सोच रही थी अगर ये मतलब एक राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे लिए बड़ी शक्ति उत्पन्न कर देंगे, खतरा हो जाएगा। तो इस वजह से नहीं हो रहे थे। आगे देखते हैं, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ने 3 मुद्दों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी है। लास्ट की बात है कि 7 वर्षों में जब युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस तीनों मुद्दों में प्रशा की जीती। तीनों से किसने जीत प्राप्त की,
प्रसा ने जीत प्राप्त की और लास्ट में क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। आगे जर्मनी 1871 फ्रांसी वर्साय में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम को जर्मनी का घोषित कर दिया। आगे मतलब जब सभी तरह से विजय प्राप्त कर लेते हैं तो 1871 में वर्साय में एक समारोह किया जाता है जिसमें राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो ये तो आपने ऊपर यही देख लिया था, विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया था, लेकिन आगे हमें ये समझना है कि महत्वपूर्ण योगदान किसका था। योगदान की समझते हैं। देखो, जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान ओटो वन बिस्मार्क था। जर्मनी का एकीकृत राष्ट्र बनाने में प्रथम गुलियर था। तो जर्मनी का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो ओटो वन बिस्मार्क का रहा। और आपको पता है कि राजा घोषित किया गया था सम्राट को कौन था? सम्राट विलियम प्रथम, जो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो आपको पता है वियना संधि कब हुई थी? जब नेपोलियन को पराजित कर दिया गया था। 1815 में वियना संधि हुई और 1815 में नेपोलियन को पराजित किया गया था। ये MCQ में बार आया, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी हमारे साथ तो आपको याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर समझते हैं। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों में सम्मिलित रूप से 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था और इन देशों ने प्रतिनिधि यूरोप को एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 में वियना में मिले। इसे वियना कांग्रेस के नाम से भी कहते हैं। वही बात है, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, प्रसा हो गया, इन जैसी सभी शक्तियों ने सम्मिलित होकर के 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था। उसके बाद इन्होंने एक समझौते के लिए एक जगह तैयार की थी जहाँ वियना में ये सब मिले थे 1815 में, तो उसे वियना कांग्रेस के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया फ्रांस की क्रांति की 2 परिणाम लिखिए। देखो, फर्स्ट है फ्रांस की क्रांति से राजतंत्र का अंत हुआ। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, भाग की भावना प्रकट की। मतलब फर्स्ट में ये बताया गया कि जब क्रांति हुई तो वहाँ का जो निरंकुश शासन था, मतलब राजा ऐसा था अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं था, तो वहाँ से निरंकुशता खत्म हुई। और ये था कि क्रांति के पश्चात स्वतंत्रता और समानता की भावना भी लोगों में आई। सेकंड पॉइंट है न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। पहले क्या था, हर जगह अलग अलग सामंत व्यवस्था थी, तो हर जगह अलग अलग कानून थे। अब वो सब हटके पूरे देश में एक समान न्याय कानून लगा दिया गया था। पूरे देश में उस समय एक राज्य था तो पूरे राज्य में एक समान कानून हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। मतलब इटली का एकीकरण में किन लोगों ने भूमिका निभाई, उनके नाम लिखने हैं 3। तो देखो, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं में काउंट कावूर, गैरीबाल्डी, विक्टर एमानुएल द्वितीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी इटली के एकीकरण में 3 लोग प्रमुख रहे, काउंट कावूर, गैरीबाल्डी और विक्टर एमानुएल द्वितीय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया फ्रांस की क्रांति के किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। मतलब फ्रांस की क्रांति के समय जो दार्शनिक रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है मॉन्टेस्क्यू और सेकंड है वोल्टेयर। देखो, मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत आता है हम पॉलिटी में आज भी पढ़ते हैं। जो हमारा मॉन्टेस्क्यू का ये सिद्धांत आता है राज्यसभा में, मतलब ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए जो आते हैं इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। मतलब गृह युद्ध क्या होता है, यही पूछा गया है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आंसर, गृह युद्ध एक राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। मतलब गृह युद्ध का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे हम एक देश में रहते हैं तो एक देश के अंदर जो संगठन बने होते हैं वो आपस में ही जब लड़ने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, गृह युद्ध। जैसे आज के समय समझ लो पार्टी है, जैसे एक हो गई बीजेपी पार्टी हो गई, ठीक, और एक हो गई कांग्रेस पार्टी। अभी आपस में युद्ध चालू कर दें, जैसे विदेशों में युद्ध होता है, दूसरे राष्ट्र युद्ध होता है, आपस में युद्ध कर दे तो हमारा एक गृह युद्ध कहलाता है। तो आज की इस क्लास में हमने अति के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें लघु की कंप्लीट करेंगे, तो क्योंकि लॉन्ग क्लास हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉन्ग क्लास हो। तो इस इतनी क्लास में हम अपने जितने क्वेश्चनों को कंप्लीट करके रखते हैं, आगे क्लास में हम लघु को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर का रिवीजन भी होता जा रहा होगा कि चैप्टर में कहाँ कैसे क्वेश्चन रहेंगे और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसका PDF भी आपको क्लास के एंड में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने MCQ की एक सीरीज चलाई थी, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट MCQ कराए थे जहाँ से आपकी 20 नंबर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।